भारत के एक छोटे से गांव में एक युवा विधवा और उसकी 6 साल की बेटी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मां के अंतिम संस्कार के दौरान बच्ची की मासूम आवाज गूंज उठी, यह कहते हुए कि उसकी मां अभी भी जीवित है। जो एक बचकानी कल्पना लग रही थी, वह जल्दी ही एक रहस्य में बदल गई जिसने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वास्तव में क्या हुआ था और किसी ने बच्ची पर विश्वास क्यों नहीं किया? सूरजपुर के छोटे से गांव में सुबह की हवा में अगरबत्ती की खुशबू घुली हुई थी। अनिता के घर के सामने लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन आज किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। 6 साल की दिया अपनी मां के ताबूत के पास खड़ी थी। उसकी छोटी सी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी चमक थी जो सभी को परेशान कर रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन दिया बार बार अपना सिर झुकाकर ताबूत की तरफ कान लगा रही थी। गांव की बुजुर्ग औरतें फुसफुसा रही थीं। बच्ची को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन दिया की नजरें किसी और ही दुनिया में खोई हुई लगती थीं। अनिता गांव की सबसे दयालु विधवा थी। अपने पति की मौत के बाद उसने कभी दूसरी शादी नहीं की, सिर्फ अपनी बेटी दिया के लिए जी रही थी। वह गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाती थी, बीमारों की सेवा करती थी। लेकिन 3 दिन पहले जब वह अपनी साइकिल से अस्पताल जा रही थी, तो एक ट्रक से टक्कर हो गई। डॉक्टरों ने कहा था, हमने हर कोशिश की। फूलों की महक और धूप की गंध के बीच अचानक दिया ने अपना हाथ उठाया। पूरी भीड़ चुप हो गई। बच्ची ने अपनी मासूम आवाज में कहा, दादी, मम्मी सांस ले रही है। बुजुर्ग कमला आंटी ने प्यार से दिया को गले लगाया। बेटी, मम्मी अब भगवान के पास चली गई हैं। लेकिन दिया ने जिद की, नहीं, मैंने सुना है वो सांस ले रही है। उसकी आवाज में इतनी मजबूती थी कि कुछ लोगों के कदम रुक गए। गांव के सरपंच ने कहा, बच्ची को घर ले जाओ, यहां रहने से उसे और तकलीफ होगी। लेकिन दिया ने अपने छोटे हाथों से ताबूत को छूने की कोशिश की। मम्मी, मम्मी, जवाब दो, वह चिल्लाई। भीड़ में से कोई बोला, हे भगवान, बच्ची का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन जब दिया ने ताबूत के ढक्कन को खोलने की कोशिश की, तो सभी के चेहरे पीले पड़ गए। डॉक्टर विक्रम, जो अनिता का पुराना दोस्त था, भीड़ के पीछे खड़ा था। उसने दिया की बात सुनी तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह आगे बढ़ा और बोला, रुको, बच्ची कह क्या रही है? पंडित जी ने कहा, विक्रम भाई, बच्चे अक्सर ऐसी बातें कहते हैं, अब अंतिम संस्कार में देर हो रही है। लेकिन विक्रम की आंखों में संदेह था। उसे याद आया कि अनिता को कभी कभी बेहोशी के दौरे आते थे। दिया अब रो रही थी, लेकिन गुस्से से, आप सब मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? मम्मी सांस ले रही है। उसने फिर से ताबूत को छूने की कोशिश की। अचानक भीड़ में एक अजीब सी चुप्पी छा गई, जैसे हवा भी रुक गई हो। विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, मैं डॉक्टर हूं, अगर बच्ची कह रही है तो। और फिर सभी ने सुना। ताबूत के अंदर से एक धीमी सी आवाज आई। ताबूत खुलते ही पूरे गांव की सांसें थम गईं। अनिता वहां लेटी थी। उसकी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी नाक से हल्की सी सांस निकल रही थी। दिया खुशी से चिल्लाई, देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन भीड़ में खुशी की बजाय डर और चिंता का माहौल था। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कोई अजीब सा सपना देख रहे हों। डॉक्टर विक्रम ने तुरंत अनिता की नब्ज चेक की, लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव आए वह किसी को समझ नहीं आए। वह कुछ ज्यादा ही देर तक अनिता को देखता रहा, जैसे कुछ छुपा रहा हो। उसने धीरे से कहा, अनिता को एक दुर्लभ बीमारी है, कैटालेप्सी। इसमें इंसान मृत्यु जैसी अवस्था में चला जाता है। लेकिन उसकी आवाज में वह यकीन नहीं था जो एक डॉक्टर में होना चाहिए। गांव के लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। कमला आंटी ने कहा, लेकिन विक्रम, तुमने तो खुद कहा था कि अनिता मर गई है। विक्रम ने बचने की कोशिश करते हुए कहा, डॉक्टरी में भी गलतियां होती हैं। लेकिन भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। रामलाल चाचा बोले, कुछ तो गड़बड़ है। अनिता पिछले महीने से कहां कहां जाती रहती थी, किसी को पता है? तभी गांव की दाई मां लक्ष्मी बोली, मुझे याद है, अनिता अक्सर शहर जाती थी, कहती थी बच्चों के लिए दवाइयां लाने जा रही हैं, लेकिन कभी कभी बहुत डरी हुई वापस आती थी। इस बात से सभी के मन में संदेह बढ़ने लगा। दिया अपनी मां के पास बैठकर उसका हाथ पकड़े हुए खुश थी,
लेकिन बड़ों के चेहरों पर परेशानी साफ दिख रही थी। विक्रम ने अनिता को तुरंत अपने क्लिनिक ले जाने का फैसला किया। जब वे अनिता को ले जा रहे थे तो गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं। कुछ लोग कह रहे थे अनिता कोई बड़ा काम करती थी, कुछ का कहना था वह किसी मुसीबत में फंसी थी, लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह थी कि किसी को अनिता के असली काम के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। विक्रम के क्लिनिक में अनिता को होश आने में 2 दिन लगे। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह बहुत घबराई हुई थी। वह बार बार कह रही थी, दिया कहाँ है, वह सुरक्षित है ना? विक्रम ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अनिता बहुत बेचैन थी। वह कह रही थी, विक्रम, मुझे जल्दी यहां से जाना होगा, वे लोग आ जाएंगे। विक्रम ने पूछा, कौन लोग अनिता? तुम डरी क्यों हो? अनिता ने आसपास देखा और धीरे से कहा, मैं एक गवाह सुरक्षा कार्यक्रम में हूं। मेरी मौत का नाटक इसीलिए किया गया था। विक्रम को यकीन नहीं हो रहा था। उसने पूछा, लेकिन क्यों? तुमने क्या देखा था? अनिता ने बताया कि वह शहर में बच्चों की तस्करी का एक बड़ा रैकेट उजागर करने वाली थी। वह कई महीनों से सबूत इकट्ठा कर रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि इस रैकेट में गांव के ही कुछ बड़े लोग शामिल हैं, तो उसकी जान को खतरा हो गया। पुलिस ने उसकी मौत का नाटक करके उसे सुरक्षित निकालने की योजना बनाई थी। विक्रम हैरान था। उसने पूछा, लेकिन दिया को तो पता था? अनिता ने कहा, नहीं, बच्चों की छठी इंद्रिय बहुत तेज होती है, वो शायद महसूस कर गई हो। तभी विक्रम के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक कर्कश आवाज आई, डॉक्टर साहब, अनिता अभी भी जिंदा है ना? विक्रम ने फोन काट दिया और तुरंत अनिता से कहा, हमें यहां से निकलना होगा, अभी। अनिता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, वे लोग पता लगा गए? विक्रम ने अपना बैग पैक करते हुए कहा, हां, और अब दिया भी खतरे में है। उन्होंने तुरंत दिया को गांव से लेने का फैसला किया। रास्ते में विक्रम को लगातार लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। जब वे गांव पहुंचे तो एक अजीब सी शांति थी, बहुत ज्यादा शांति। आमतौर पर इस समय बच्चे खेल रहे होते थे, औरतें बात कर रही होती थीं, लेकिन आज गलियां सुनसान थीं। विक्रम ने अनिता से कहा, कुछ गड़बड़ है। जब वे अनिता के घर पहुंचे तो देखा कि दिया कमला आंटी के घर में चुपचाप बैठी थीं, लेकिन उसकी आंखों में डर था। अनिता ने दिया को गले लगाया। बच्ची ने रोते हुए कहा, मम्मी, कुछ अजीब आदमी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। वे कह रहे थे कि तुमने कुछ छुपाया है। अनिता का दिल जोर से धड़कने लगा। विक्रम ने पूछा, कैसे आदमी थे? दिया ने कहा, बड़ी गाड़ी में आए थे और उनमें से एक की आंख में पट्टी थी। इधर गांव में अफवाहों का बाजार गर्म था। चाय वाले मोहन के दुकान पर सभी बुजुर्ग जमा थे। रामलाल चाचा कह रहे थे, मैंने हमेशा कहा था अनिता कुछ छुपाती है। पान वाले गुप्ता जी बोले, अरे वो तो बच्चों को पढ़ाती थी, भला क्या छुपा सकती है? लेकिन कमला आंटी चुप थी। उसे कुछ और पता था जो वह किसी को नहीं बता रही थी। विक्रम को समझ आ रहा था कि अनिता का काम सिर्फ बच्चों की तस्करी तक सीमित नहीं था। जब अनिता ने बताया कि वह एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले में भी गवाह है, तो विक्रम को एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर है। अनिता, तुमने मुझे पूरी बात नहीं बताई, इसमें कौन कौन शामिल है? विक्रम ने सख्ती से पूछा। अनिता ने हिचकिचाते हुए कहा, विक्रम, इसमें जिला कलेक्टर, थाना प्रभारी और शायद सरपंच भी शामिल है। विक्रम को यकीन नहीं हो रहा था। गांव का सरपंच रमेश यादव, जिसे सभी इज्जत देते थे, वह भी इस गंदे काम में शामिल हो सकता है। तभी दिया ने कहा, मम्मी, सरपंच अंकल भी उन अजीब आदमियों के साथ बात कर रहे थे। अनिता और विक्रम एक दूसरे को देखने लगे। अब सब कुछ साफ हो रहा था। सरपंच ही था जिसने उन बदमाशों को बताया था कि अनिता अभी भी जिंदा है। विक्रम ने फैसला किया कि उसे अपने पुराने दोस्त इंस्पेक्टर रोहन से मदद लेनी होगी, लेकिन समस्या यह थी कि रोहन भी उसी थाने में काम करता था जहां का थाना प्रभारी इस मामले में शामिल था। विक्रम के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने रोहन को फोन लगाया। रोहन ने फोन उठाते ही कहा, विक्रम, तू ठीक तो है ना? यहां तेरे बारे में अजीब बातें हो रही हैं। विक्रम ने समझाया कि क्या हो रहा है। रोहन ने कहा, यार, यह मामला बहुत गहरा है। मैं तुझे मदद करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहां कौन भरोसेमंद है और कौन नहीं।
रात के अंधेरे में विक्रम, अनिता और दिया एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ गाड़ियां उनका पीछा कर रही हैं। विक्रम ने तेजी से गाड़ी चलाई। अनिता ने डरते हुए पूछा, अब क्या होगा? तभी विक्रम का फोन बजा। इस बार आवाज रोहन की थी, लेकिन उसमें गहरी चिंता थी। विक्रम, तुम जहां भी हो वहां से भागो। थाना प्रभारी ने तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट निकलवा दिया है। विक्रम ने गाड़ी एक सुनसान खेत के किनारे रोकी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। गिरफ्तारी का वारंट मतलब अब वह कानूनी तौर पर भगोड़ा था। अनिता ने कांपते हाथों से दिया को अपने सीने से लगाया। विक्रम, मैं अपनी बेटी को इस सब में नहीं फंसाना चाहती। उसकी आवाज में गहरी पीड़ा थी। विक्रम ने उसे समझाने की कोशिश की। अनिता, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन दिया अजीब तरह से शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। एक 6 साल की बच्ची के लिए यह स्थिति सामान्य नहीं थी। वो चुपचाप अपनी मां को देख रही थी, जैसे कुछ समझ गई हो। विक्रम को लगा कि दिया सिर्फ एक मासूम बच्ची नहीं है, वह कहीं ज्यादा समझदार है। विक्रम के मन में एक भयानक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उसका डॉक्टर होने का कर्तव्य था, लोगों की जान बचाना। दूसरी तरफ अपनी सबसे अच्छी दोस्त और उसकी बेटी की सुरक्षा। वह जानता था कि सच बोलने का मतलब है अनिता और दिया को और भी खतरे में डालना, लेकिन चुप रहने का मतलब था कि और भी निर्दोष बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अनिता ने विक्रम का हाथ पकड़ा। तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था कि न्याय और साहस के बिना जिंदगी बेईमानी है। विक्रम को याद आया कि अनिता हमेशा कहती थी कि गलत के आगे सिर झुकाना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन अनिता, इस बार दांव पर सिर्फ तुम्हारी जान नहीं, दिया का भविष्य भी है। तभी दिया ने कहा, मम्मी, उन बुरे लोगों ने और कितने बच्चों को तकलीफ दी है। अनिता की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि वह जिस रैकेट को उजागर करने वाली थी, उसमें सैकड़ों बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी थी। बहुत सारे बच्चे बेटा, अनिता ने मासूमियत से कहा। दिया ने पूछा, तो हमें उन्हें बचाना चाहिए ना? विक्रम को एहसास हुआ कि दिया का सवाल सिर्फ एक बच्चे की मासूम बात नहीं है, यह एक बड़ी नैतिक चुनौती है। उसने फैसला किया कि चाहे जो भी हो जाए, वह अनिता का साथ देगा। ठीक है अनिता, हम करेंगे, लेकिन पहले दिया को किसी सुरक्षित जगह पहुंचाना होगा। इधर गांव में हालात और भी बिगड़ रहे थे। सरपंच रमेश यादव ने गांव के सभी लोगों की एक बैठक बुलाई थी। वह कह रहा था, विक्रम और अनिता ने हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। वे लोग हमारे खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन भीड़ में से कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे। दाई मां लक्ष्मी बोली, लेकिन सरपंच जी, अनिता तो सच्ची लड़की थी। सरपंच का चेहरा लाल हो गया। लक्ष्मी, तुम भी उनकी बातों में आ गई हो। विक्रम एक डॉक्टर है, वो किसी की भी मौत का झूठा सर्टिफिकेट दे सकता है। लेकिन भीड़ में बेचैनी बढ़ रही थी। लोगों को लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। रात को विक्रम ने दिया को अपनी बहन के घर छोड़ने का फैसला किया। वो शहर में रहती थी और भरोसेमंद थी, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो पता चला कि विक्रम की बहन माया भी गायब है। पड़ोसियों ने बताया, कल से किसी ने उन्हें नहीं देखा। विक्रम का खून सूख गया। वे लोग उसकी बहन को भी निशाना बना चुके थे। अनिता ने घबराकर कहा, विक्रम, अब हम कहां जाएंगे? विक्रम को समझ आ रहा था कि उसके पास कोई भरोसेमंद व्यक्ति नहीं बचा है। तभी उसे याद आया कि गांव में एक बुजुर्ग टीचर हरिप्रसाद मास्टर हैं, जो हमेशा न्याय की बात करते थे। शायद वह मदद कर सकें। लेकिन जब विक्रम ने हरिप्रसाद मास्टर को फोन किया तो दूसरी तरफ से एक अजनबी आवाज आई, डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि आप हमसे छुप सकेंगे? सुबह का सूरज निकला तो विक्रम, अनिता और दिया एक पुराने मंदिर में छुपे बैठे थे। यहां पुजारी जी श्यामलाल ने उन्हें पनाह दी थी। वे जानते थे कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। विक्रम ने फैसला किया था कि आज वो सरपंच और उसके साथियों से सीधी टक्कर लेगा। अनिता डरी हुई थी, लेकिन वह जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। पुजारी जी चुपचाप उनके लिए चाय बना रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वे बार बार मंदिर के दरवाजे की तरफ देख रहे थे। विक्रम ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। पुजारी जी, आप परेशान लग रहे हैं। पुजारी जी ने हकलाते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस डर लग रहा है।
दिया अपनी मां के पास बैठी हुई थी, लेकिन उसकी मासूम आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। वह समझ गई थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। मम्मी, अगर उन बुरे लोगों को सजा मिल जाए तो और बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे ना? अनिता ने अपनी बेटी को गले लगाया। हाँ बेटा, इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं। दोपहर तक विक्रम के कुछ भरोसेमंद लोग मंदिर पहुंच गए। उसका दोस्त इंस्पेक्टर रोहन, गांव के 2-3 ईमानदार लोग और कुछ महिलाएं जो अनिता को अच्छी तरह जानती थीं। रोहन ने बताया, विक्रम, मैंने पता लगाया है, यह सिर्फ बच्चों की तस्करी का मामला नहीं है, यहां करोड़ों के जमीन घोटाले भी हैं। सरपंच रमेश यादव का असली चेहरा अब सबके सामने आ रहा था। वो सिर्फ एक भ्रष्ट नेता नहीं था, बल्कि एक खतरनाक अपराधी था। उसने गांव की जमीनें सस्ते दाम में खरीदकर बिल्डरों को महंगे दाम में बेची थीं, और जो लोग विरोध करते थे उनके बच्चों को तस्करी के जरिए धमकी दी जाती थी। शाम होते होते पूरा गांव 2 हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ सरपंच के समर्थक थे जो पैसे के लालच में उसका साथ दे रहे थे, दूसरी तरफ वे लोग थे जो सच जानना चाहते थे। विक्रम जानता था कि अब सीधी लड़ाई करनी होगी। रोहन, तुम्हारे पास कितने भरोसेमंद पुलिस वाले हैं? रोहन ने कहा, बस 4-5, लेकिन वे सच्चे हैं। रात को जब विक्रम और उसके साथी सरपंच के घर पहुंचे तो वहां पहले से ही भीड़ जमा थी। सरपंच रमेश यादव अपने आदमियों के साथ तैयार खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। विक्रम, तुमने हमारे गांव की शांति भंग कर दी है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन तभी भीड़ में से दाई मां लक्ष्मी आगे आई। रमेश यादव, बहुत हो गया, अब सच बताओ, अनिता ने क्या देखा था? भीड़ में से और भी आवाजें आने लगीं। लोग सवाल पूछने लगे। सरपंच का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तुम सब इस डॉक्टर की बातों में आ गए हो। तभी अचानक रोहन ने अपना फोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग प्ले की। उसमें सरपंच की आवाज थी जो वह किसी से कह रहा था, अनिता को खत्म करना ही होगा, वरना हमारा सब धंधा बर्बाद हो जाएगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सरपंच का चेहरा पीला पड़ गया। भीड़ में से आवाजें आने लगीं, हमें धोखा दिया गया है। अनिता सच कह रही थी। सरपंच की सारी चालाकी बेकार हो रही थी, लेकिन वह आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। भीड़ में भगदड़ मच गई। रोहन जख्मी हो गया। विक्रम ने देखा कि सरपंच के आदमी दिया की तरफ बढ़ रहे हैं। उसका दिल बैठ गया। अनिता चिल्लाई, दिया! लेकिन तभी एक आवाज आई, रुको सब। आवाज हरिप्रसाद मास्टर की थी, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें देखकर सरपंच का चेहरा और भी पीला हो गया। हरिप्रसाद मास्टर के साथ जो लोग आए थे वे सीबीआई के अधिकारी थे। उनके हाथों में वारंट था और चेहरों पर दृढ़ता। सरपंच रमेश यादव का पूरा आत्मविश्वास एक पल में टूट गया। विक्रम ने राहत की सांस ली। अनिता ने दिया को अपने सीने से कसकर लगाया। गोलियों की आवाज अब बंद हो चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी धुआं तैर रहा था। लेकिन सीबीआई अधिकारी की नजर बार बार विक्रम पर जा रही थी, जैसे कुछ और भी जांचना हो। उसने धीरे से अपने साथी से कुछ कहा जो सुनाई नहीं दिया। विक्रम को अजीब लगा। क्या इस केस में कुछ और भी छुपा हुआ था जिसके बारे में उसे नहीं पता था? सीबीआई अधिकारी अजय सिंह ने आगे बढ़कर कहा, रमेश यादव, आप गिरफ्तार हैं। बच्चों की तस्करी, जमीन घोटाला और हत्या की कोशिश के आरोप में। सरपंच की आंखों में अब तक का सारा घमंड गायब हो गया था। वह हकलाते हुए बोला, साहब, यह सब झूठे आरोप हैं, मैं निर्दोष हूं। भीड़ में से आवाजें आने लगीं। दाई मां लक्ष्मी रो रही थीं। हमने कैसे एक गलत आदमी पर भरोसा किया? गांव के लोग एक दूसरे को देख रहे थे, शर्म और गुस्से के साथ। उन्हें एहसास हो रहा था कि वे कितने बड़े धोखे में थे। अनिता के प्रति उनकी शक और नफरत अब पछतावे में बदल रही थी। रोहन, जो गोली लगने से घायल हुआ था, अब ठीक था। उसने विक्रम से कहा, यार, तेरी हिम्मत का मैं कायल हूं। तूने सच के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। विक्रम ने उसका हाथ दबाया, क्योंकि यह सब अनिता के कारण हो पाया। उसी ने मुझे सिखाया था कि न्याय के लिए लड़ना क्यों जरूरी है। दिया अब मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि आखिरकार बुरे लोगों को सजा मिल गई है। मम्मी, अब हम फिर से खुशी से रह सकेंगे ना? अनिता ने अपनी बेटी को चूमा। हाँ बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन अनिता के मन में अभी भी कुछ डर था। वह जानती थी कि इतने बड़े मामले में सिर्फ सरपंच ही नहीं, और भी लोग शामिल हो सकते हैं। गांव के लोग अब अनिता और विक्रम के पास आकर माफी मांग रहे थे। उन्हें शर्म आ रही थी कि वे कैसे बिना सोचे समझे सरपंच की बातों में आ गए थे। कमला आंटी ने रोते हुए कहा, अनिता बेटी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने तुम पर शक किया। अजय सिंह ने विक्रम से कहा, डॉक्टर साहब, आपकी हिम्मत और अनिता जी के साहस की वजह से आज सैकड़ों बच्चों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। हमारी टीम को जो सबूत मिले हैं उससे पता चलता है कि यह रैकेट कई राज्यों में फैला हुआ था। अनिता को खुशी हुई कि उसकी मेहनत रंग लाई। गांव में अब एक नई शुरुआत हो रही थी। लोग समझ रहे थे कि एकजुट होकर रहना क्यों जरूरी है। बच्चे फिर से खेल रहे थे, औरतें बात कर रही थीं। जो डर और संदेह का माहौल था वह खुशी और उम्मीद में बदल रहा था। विक्रम और अनिता अब अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे। वे जानते थे कि इस लड़ाई ने उन्हें और भी मजबूत बनाया है। दिया के भविष्य के लिए अब कोई डर नहीं था, लेकिन अनिता को पता था कि न्याय की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। तभी अजय सिंह ने विक्रम को एक तरफ बुलाया। उसने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब, इस केस में एक और नाम आया है जो आपको हैरान कर देगा। भारत के एक छोटे से गांव में एक युवा विधवा और उसकी 6 साल की बेटी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मां के अंतिम संस्कार के दौरान बच्ची की मासूम आवाज गूंज उठी, यह कहते हुए कि उसकी मां अभी भी जीवित है। जो एक बचकानी कल्पना लग रही थी वह जल्दी ही एक रहस्य में बदल गई, जिसने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वास्तव में क्या हुआ था और किसी ने बच्ची पर विश्वास क्यों नहीं किया? नंदगांव के छोटे से गांव में सुबह की हवा में अगरबत्ती की तीखी खुशबू घुली हुई थी। सावित्री के घर के सामने लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन आज किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। 6 साल की नन्ही माया अपनी मां के ताबूत के पास खड़ी थी। उसकी छोटी सी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक रहस्यमयी चमक थी जो सभी को बेचैन कर रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन माया बार बार ताबूत की ओर झुककर कान लगाती, जैसे कोई गुप्त संदेश सुन रही हो। गांव की बुजुर्ग औरतें फुसफुसा रही थीं, बेचारी बच्ची दुख में पागल हो गई है। लेकिन माया की नजरें किसी और ही दुनिया में खोई हुई लगती थीं। सावित्री गांव की सबसे दयालु विधवा थी। अपने पति की मृत्यु के बाद उसने कभी दूसरी शादी नहीं की, सिर्फ अपनी बेटी माया के लिए जी रही थी। वह गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाती थी, बीमारों के लिए दवाइयां लाती थीं। लेकिन 3 दिन पहले जब वह अपनी साइकिल से जंगल के रास्ते अस्पताल जा रही थी, तो एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। डॉक्टरों ने कहा, हमने हर कोशिश की, लेकिन सावित्री बच न सकी। फूलों की महक और धूप की गंध के बीच अचानक माया ने अपना छोटा सा हाथ उठाया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। बच्ची ने अपनी कांपती मासूम आवाज में कहा, दादी, मम्मी सांस ले रही है। बुजुर्ग शांति आंटी ने प्यार से माया को गले लगाया, बेटी, मम्मी अब स्वर्ग में है। लेकिन माया ने जिद पकड़ ली, नहीं, मैंने सुना है वो सांस ले रही है। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि कुछ लोग ठिठक गए। गांव के सरपंच ने गुस्से से कहा, बच्ची को घर ले जाओ, यह नाटक बंद करो। लेकिन माया ने अपने नन्हे हाथों से ताबूत को खटखटाया। मम्मी, मम्मी, जवाब दो, वह चीखी। भीड़ में से कोई चिल्लाया, हे भगवान, बच्ची का दिमाग खराब हो गया। लेकिन जब माया ने ताबूत का ढक्कन खोलने की कोशिश की तो सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। डॉक्टर नील, जो सावित्री का पुराना दोस्त था, भीड़ के पीछे खड़ा था। माया की बात सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह दौड़कर आगे आया। रुको, बच्ची कह क्या रही है? पंडित जी ने झुंझलाते हुए कहा, नील, बच्चे ऐसी बातें करते हैं, अब देर मत करो। लेकिन नील की आंखों में संदेह की चिंगारी थी। उसे याद आया कि सावित्री को कभी कभी अजीब बेहोशी के दौरे आते थे, जिनका कोई कारण समझ नहीं आता था। माया अब रो रही थी, गुस्से और बेबसी से। आप लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? मम्मी सांस ले रही है। उसने फिर से ताबूत को छूने की कोशिश की। अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई, जैसे समय रुक गया हो। नील ने आगे बढ़कर कहा, मैं डॉक्टर हूं, अगर बच्ची कह रही है तो। और तभी सभी ने सुना, ताबूत के अंदर से एक हल्की सी खरखराहट।
ताबूत खुलते ही गांव की सांसें थम गईं। सावित्री वहां लेटी थी। उसकी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी नाक से हल्की सांस की आवाज आ रही थी। माया खुशी से उछल पड़ी। देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन भीड़ में खुशी की जगह डर का माहौल था। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कोई भूत देख लिया हो। नील ने तुरंत सावित्री की नब्ज टटोली, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी छाया थी। वह कुछ ज्यादा देर तक सावित्री को देखता रहा, जैसे कोई गहरा राज छुपा रहा हो। उसने धीरे से कहा, सावित्री को कैटालेप्सी है, एक दुर्लभ बीमारी जिसमें इंसान मृत्यु जैसी हालत में चला जाता है। लेकिन उसकी आवाज में वह भरोसा नहीं था जो एक डॉक्टर की बात में होना चाहिए। गांव वाले हैरानी से फुसफुसाने लगे। शांति आंटी ने कहा, लेकिन नील, तुमने तो खुद कहा था कि सावित्री मर चुकी है। नील ने नजरें चुराते हुए कहा, डॉक्टरी में गलतियां हो जाती हैं। लेकिन भीड़ में शक की लहर दौड़ गई। हरिपाल चाचा बोले, कुछ तो गड़बड़ है। सावित्री पिछले महीने से रात में कहां गायब रहती थी? तभी गांव की दाई मां सरस्वती बोली, मुझे याद है, सावित्री अक्सर शहर जाती थी। कहती थी बच्चों के लिए किताबें लाने जा रही हैं, लेकिन कभी कभी चेहरा पीला पड़कर लौटती थी, जैसे कोई भूत देख लिया हो। इस बात से सभी के मन में शक गहरा गया। माया अपनी मां के पास बैठकर उसका हाथ थामे खुश थी, लेकिन बड़ों के चेहरों पर बेचैनी थी। नील ने सावित्री को तुरंत अपने क्लिनिक ले जाने का फैसला किया। जब वे सावित्री को ले जा रहे थे, गांव में अफवाहों का तूफान उठने लगा। कुछ कह रहे थे सावित्री कोई खतरनाक काम में थी, कुछ बोले वो किसी बड़े खतरे में फंस गई थी। सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि सावित्री के असली काम का कोई सुराग नहीं था। नील के क्लिनिक में सावित्री को होश आने में 2 दिन लगे। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह सांप की तरह फूंफकार रही थी। माया कहाँ है? वो सुरक्षित है ना? नील ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन सावित्री का चेहरा भय से स्याह पड़ गया। नील, मुझे अभी यहां से निकलना होगा, वे लोग मुझे ढूंढ लेंगे। नील ने पूछा, कौन लोग सावित्री? तुम इतना डरी क्यों हो? सावित्री ने डरते डरते आसपास देखा और फुसफुसाई, मैं एक गवाह सुरक्षा कार्यक्रम में हूं। मेरी मौत का नाटक इसलिए रचा गया था। नील का दिल धक से रह गया। लेकिन क्यों? तुमने ऐसा क्या देख लिया? सावित्री ने सांस खींचकर कहा, मैंने बच्चों की तस्करी का एक खतरनाक रैकेट पकड़ा था। मैं महीनों से सबूत जमा कर रही थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि इसमें गांव के कुछ बड़े लोग शामिल हैं, तो मेरी जान पर बन आई। पुलिस ने मेरी मौत का नाटक रचा ताकि मुझे छुपाया जा सके। नील स्तब्ध था। लेकिन माया को कैसे पता चला? सावित्री ने कांपते हुए कहा, बच्चों की छठी इंद्रिय गजब की होती है। शायद उसने मेरी सांस महसूस कर ली। तभी नील का फोन बजा। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक ठंडी धमकी भरी आवाज आई, डॉक्टर साहब, सावित्री जिंदा है ना? नील ने फोन काट दिया और सावित्री की ओर देखा। हमें अभी निकलना होगा। सावित्री का चेहरा राख की तरह सफेद हो गया। वे लोग जान गए? नील ने बैग उठाते हुए कहा, हां, और अब माया भी निशाने पर है। दोनों ने तुरंत माया को लेने का फैसला किया। रास्ते में नील को लग रहा था कि कोई उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है, काली गाड़ी जिसके शीशे धुंधले थे। गांव पहुंचते ही एक खौफनाक शांति ने उन्हें घेर लिया। गलियां सुनसान थीं, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। नील ने सावित्री से कहा, कुछ गलत है। सावित्री के घर पहुंचने पर माया शांति आंटी के घर में थी, चुपचाप कोने में बैठी। उसकी आंखों में डर की परछाई थी। सावित्री ने उसे गले लगाया। माया ने कांपते हुए कहा, मम्मी, कुछ अजीब लोग आए थे। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनका कुछ चुराया है। सावित्री का दिल धड़क रहा था। नील ने पूछा, कैसे लोग थे? माया ने कहा, बड़ी सी काली गाड़ी में आए थे और एक की बांह पर सांप का टैटू था। गांव में अफवाहों का बाजार गर्म था। चाय वाले गोपाल की दुकान पर बुजुर्ग जमा थे। हरिपाल चाचा बोले, मैंने कहा था सावित्री कुछ छुपाती थी। पान वाले श्याम बोले, वो तो बच्चों को पढ़ाती थी, क्या गलत कर सकती है? लेकिन शांति आंटी चुप थी, जैसे कोई भयानक राज दबाए बैठी हो। नील को समझ आ रहा था कि सावित्री का काम बच्चों की तस्करी से कहीं ज्यादा गहरा था। सावित्री ने बताया
कि वह एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले में भी गवाह थी, जिसमें करोड़ों की जमीन का घोटाला शामिल था। सावित्री, तुमने सब कुछ नहीं बताया। इसमें कौन कौन है? नील ने सख्ती से पूछा। सावित्री ने कांपते हुए कहा, नील, इसमें जिला कलेक्टर, थाना प्रभारी और शायद सरपंच भी। नील को यकीन नहीं हुआ। सरपंच बलदेव सिंह, जिसे गांव मसीहा मानता था, वह इस दलदल में। तभी माया ने कहा, मम्मी, सरपंच अंकल उन अजीब लोगों से गुपचुप बात कर रहे थे। सावित्री और नील ने एक दूसरे को देखा। अब सारा खेल खुल रहा था। सरपंच ने ही बदमाशों को सावित्री के जिंदा होने की खबर दी थी। नील ने अपने पुराने दोस्त इंस्पेक्टर अजय से मदद लेने का फैसला किया, लेकिन मुश्किल यह थी कि अजय उसी थाने में था जहां का थाना प्रभारी इस रैकेट में शामिल था। नील ने फिर भी फोन लगाया। अजय ने कहा, नील, तू ठीक है? तेरे बारे में अजीब बातें हो रही हैं। नील ने सब बताया। अजय ने चेतावनी दी, यह मामला बहुत खतरनाक है। मुझे नहीं पता कि थाने में कौन भरोसेमंद है। रात के अंधेरे में नील, सावित्री और माया एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में थे। तभी उन्होंने देखा 2 काली गाड़ियां उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थीं। नील ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। टायरों की चीख जंगल में गूंज रही थी। सावित्री ने डर से पूछा, अब क्या होगा? तभी नील का फोन बजा। अजय की आवाज थी, लेकिन वह कांप रही थी। नील, जहां भी हो, भागो। थाना प्रभारी ने तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया है। नील ने गाड़ी एक सुनसान जंगल के किनारे रोकी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गिरफ्तारी का वारंट? अब वह कानून की नजर में भगोड़ा था। सावित्री ने माया को सीने से लगाया। नील, मैं अपनी बेटी को इस खतरे में नहीं डाल सकती। नील ने कहा, सावित्री, अब हमारे पास और रास्ता नहीं है। माया अजीब तरह से शांत थी, जैसे कोई तूफान से पहले की शांति। एक 6 साल की बच्ची के लिए यह असामान्य था। वह अपनी मां को देख रही थी, जैसे सब समझ चुकी हो। नील को लगा कि माया कोई साधारण बच्ची नहीं, उसमें कुछ खास है। उसके मन में तूफान चल रहा था। एक तरफ डॉक्टर का कर्तव्य, दूसरी तरफ दोस्त और उसकी बेटी की जान। सच बोलने का मतलब था सावित्री और माया को खतरे में डालना, और चुप रहने का मतलब था सैकड़ों बच्चों का भविष्य अंधेरे में। सावित्री ने नील का हाथ थामा। तुम्हें याद है, मैंने कहा था, बिना साहस के जिंदगी अधूरी है। नील को सावित्री की बात याद थी। वह हमेशा कहती थी कि गलत के सामने चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन सावित्री, इस बार सिर्फ तुम्हारी जान नहीं, माया का भविष्य भी दांव पर है। तभी माया ने कहा, मम्मी, उन बुरे लोगों ने कितने बच्चों को तकलीफ दी। सावित्री की आंखें नम हो गईं। वह जानती थी कि इस रैकेट में सैकड़ों बच्चे फंसे थे। बहुत सारे बेटा, सावित्री ने कहा। माया ने मासूमियत से पूछा, तो हमें उन्हें बचाना चाहिए ना? नील को माया का सवाल तीर की तरह चुभा। यह कोई बच्ची की बात नहीं, एक चुनौती थी। उसने फैसला किया, सावित्री, हम लड़ेंगे, लेकिन पहले माया को सुरक्षित जगह पहुंचाना होगा। गांव में माहौल गर्म था। सरपंच बलदेव सिंह ने सभा बुलाई। नील और सावित्री ने गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाई है। ये लोग झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन भीड़ में बेचैनी थी। दाई मां सरस्वती बोली, बलदेव जी, सावित्री तो सच्ची थी। सरपंच का चेहरा तमतमा गया। सरस्वती, तुम भी इनके जाल में फंस गई। नील एक डॉक्टर है, वह झूठा सर्टिफिकेट बना सकता है। लेकिन लोग अब शक करने लगे थे। रात को नील ने माया को अपनी बहन राधा के घर छोड़ने का फैसला किया। राधा शहर में रहती थी और भरोसेमंद थी, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि राधा गायब है। पड़ोसियों ने कहा, कल रात से कोई नहीं देखा। नील का खून जम गया। वे लोग उसकी बहन तक पहुंच चुके थे। सावित्री ने घबराकर कहा, नील, अब हम कहां जाएंगे? नील को याद आया कि गांव में एक पुराने शिक्षक रामचंद्र मास्टर हैं, जो हमेशा सच के लिए लड़ते थे। उसने फोन लगाया, लेकिन दूसरी तरफ एक सर्द आवाज आई, डॉक्टर साहब, तुम हमसे नहीं बच सकते। सुबह के सूरज ने जंगल को रोशन किया, जहां नील, सावित्री और माया एक पुराने शिव मंदिर में छुपे थे। पुजारी जी कन्हैया ने उन्हें पनाह दी थी, लेकिन उनकी आंखों में डर था। वे बार बार मंदिर के दरवाजे की ओर देख रहे थे। नील ने पूछा, पुजारी जी, क्या बात है? कन्हैया ने हकलाते हुए कहा, बस कुछ लोग पूछताछ कर रहे थे। माया अपनी मां के पास थी। उसकी आंखों में डर नहीं, एक जिद थी। मम्मी,
अगर बुरे लोग हार जाएं तो और बच्चे खुश रहेंगे ना? सावित्री ने उसे गले लगाया। हाँ बेटा, इसलिए हम लड़ रहे हैं। दोपहर तक नील के कुछ भरोसेमंद लोग मंदिर पहुंचे। इंस्पेक्टर अजय, गांव के कुछ ईमानदार लोग और सावित्री की सहेलियां। अजय ने फुसफुसाते हुए कहा, नील, यह सिर्फ तस्करी नहीं, इसमें जमीन का बड़ा घोटाला भी है। बलदेव सिंह ने गांव की जमीनें बेचकर करोड़ों बनाए। शाम होते होते गांव दो खेमों में बंट गया। सरपंच के गुंडे एक तरफ, सच चाहने वाले दूसरी तरफ। नील ने कहा, अजय, तुम्हारे पास कितने लोग हैं? अजय ने कहा, 5, लेकिन पक्के हैं। रात को सरपंच के घर के बाहर हंगामा था। बलदेव सिंह अपने गुंडों के साथ तैयार था। नील, तुमने गांव को बर्बाद कर दिया। तभी सरस्वती आगे आई। बलदेव, सच बताओ, सावित्री ने क्या देखा? भीड़ में सवालों की बौछार शुरू हो गई। बलदेव चीखा, तुम सब इस डॉक्टर के बहकावे में आ गए। अजय ने फोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग चलाई। बलदेव की आवाज थी, सावित्री को खत्म करो वरना सब खत्म हो जाएगा। भीड़ स्तब्ध थी। बलदेव का चेहरा राख हो गया, लेकिन उसने अपने गुंडों को इशारा किया। गोलियां चलीं। अजय घायल हो गया। माया की ओर गुंडे बढ़े। सावित्री चीखी, माया! तभी एक दहाड़ गूंजी, रुको! रामचंद्र मास्टर आए, उनके साथ सीबीआई अधिकारी। बलदेव का घमंड चूर चूर हो गया, लेकिन एक अधिकारी की नजर नील पर थी, जैसे कोई और राज बाकी हो। उसने अपने साथी से कुछ फुसफुसाया। नील का दिल धक से रह गया। क्या इस खेल में और भी कोई मोहरा था? भारत के एक छोटे से गांव में एक युवा विधवा और उसकी 6 साल की बेटी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मां के अंतिम संस्कार के दौरान बच्ची की मासूम आवाज गूंज उठी, यह कहते हुए कि उसकी मां अभी भी जीवित है। जो एक बचकानी कल्पना लग रही थी, वह जल्दी ही एक रहस्य में बदल गई, जिसने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वास्तव में क्या हुआ था और किसी ने बच्ची पर विश्वास क्यों नहीं किया? नंदगांव के छोटे से गांव में सुबह की हवा में अगरबत्ती की तीखी खुशबू घुली हुई थी। सावित्री के घर के सामने लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन आज किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। 6 साल की नन्ही माया अपनी मां के ताबूत के पास खड़ी थी। उसकी छोटी सी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक रहस्यमयी चमक थी जो सभी को बेचैन कर रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन माया बार बार ताबूत की ओर झुककर कान लगाती, जैसे कोई गुप्त संदेश सुन रही हो। गांव की बुजुर्ग औरतें फुसफुसा रही थीं, बेचारी बच्ची दुख में पागल हो गई है। लेकिन माया की नजरें किसी और ही दुनिया में खोई हुई लगती थीं। सावित्री गांव की सबसे दयालु विधवा थी। अपने पति की मृत्यु के बाद उसने कभी दूसरी शादी नहीं की, सिर्फ अपनी बेटी माया के लिए जी रही थी। वह गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाती थी, बीमारों के लिए दवाइयां लाती थी। लेकिन 3 दिन पहले जब वह अपनी साइकिल से जंगल के रास्ते अस्पताल जा रही थी, तो एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। डॉक्टरों ने कहा, हमने हर कोशिश की, लेकिन सावित्री बच न सकी। फूलों की महक और धूप की गंध के बीच अचानक माया ने अपना छोटा सा हाथ उठाया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। बच्ची ने अपनी कांपती मासूम आवाज में कहा, दादी, मम्मी सांस ले रही है। बुजुर्ग शांति आंटी ने प्यार से माया को गले लगाया। बेटी, मम्मी अब स्वर्ग में हैं। लेकिन माया ने जिद पकड़ ली, नहीं, मैंने सुना है वो सांस ले रही है। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि कुछ लोग ठिठक गए। गांव के सरपंच ने गुस्से से कहा, बच्ची को घर ले जाओ, ये नाटक बंद करो। लेकिन माया ने अपने नन्हे हाथों से ताबूत को खटखटाया। मम्मी, मम्मी, जवाब दो, वह चीखी। भीड़ में से कोई चिल्लाया, हे भगवान, बच्ची का दिमाग खराब हो गया। लेकिन जब माया ने ताबूत का ढक्कन खोलने की कोशिश की, तो सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। डॉक्टर नील, जो सावित्री का पुराना दोस्त था, भीड़ के पीछे खड़ा था। माया की बात सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह दौड़कर आगे आया। रुको, बच्ची कह क्या रही है? पंडित जी ने झुंझलाते हुए कहा, नील, बच्चे ऐसी बातें करते हैं, अब देर मत करो। लेकिन नील की आंखों में संदेह की चिंगारी थी। उसे याद आया कि सावित्री को कभी कभी अजीब बेहोशी के दौरे आते थे, जिनका कोई कारण समझ नहीं आता था। माया अब रो रही थी, गुस्से और बेबसी से। आप लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? मम्मी सांस ले रही है।
उसने फिर से ताबूत को छूने की कोशिश की। अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई, जैसे समय रुक गया हो। नील ने आगे बढ़कर कहा, मैं डॉक्टर हूं, अगर बच्ची कह रही है तो। और तभी सभी ने सुना, ताबूत के अंदर से एक हल्की सी खरखराहट। ताबूत खुलते ही गांव की सांसें थम गईं। सावित्री वहां लेटी थी, उसकी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी, उसकी नाक से हल्की सांस की आवाज आ रही थी। माया खुशी से उछल पड़ी, देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन भीड़ में खुशी की जगह डर का माहौल था। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कोई भूत देख लिया हो। नील ने तुरंत सावित्री की नब्ज टटोली, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी छाया थी। वह कुछ ज्यादा देर तक सावित्री को देखता रहा, जैसे कोई गहरा राज छुपा रहा हो। उसने धीरे से कहा, सावित्री को कैटालेप्सी है, एक दुर्लभ बीमारी जिसमें इंसान मृत्यु जैसी हालत में चला जाता है। लेकिन उसकी आवाज में वह भरोसा नहीं था जो एक डॉक्टर की बात में होना चाहिए। गांव वाले हैरानी से फुसफुसाने लगे। शांति आंटी ने कहा, लेकिन नील, तुमने तो खुद कहा था कि सावित्री मर चुकी है। नील ने नजरें चुराते हुए कहा, डॉक्टरी में गलतियां हो जाती हैं। लेकिन भीड़ में शक की लहर दौड़ गई। हरिपाल चाचा बोले, कुछ तो गड़बड़ है। सावित्री पिछले महीने से रात में कहां गायब रहती थी? तभी गांव की दाई मां सरस्वती बोली, मुझे याद है, सावित्री अक्सर शहर जाती थी, कहती थी बच्चों के लिए किताबें लाने जा रही हैं, लेकिन कभी कभी चेहरा पीला पड़कर लौटती थी, जैसे कोई भूत देख लिया हो। इस बात से सभी के मन में शक गहरा गया। माया अपनी मां के पास बैठकर उसका हाथ थामे खुश थी, लेकिन बड़ों के चेहरों पर बेचैनी थी। नील ने सावित्री को तुरंत अपने क्लिनिक ले जाने का फैसला किया। जब वे सावित्री को ले जा रहे थे, गांव में अफवाहों का तूफान उठने लगा। कुछ कह रहे थे सावित्री कोई खतरनाक काम में थी, कुछ बोले वो किसी बड़े खतरे में फंस गई थी। सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि सावित्री के असली काम का कोई सुराग नहीं था। नील के क्लिनिक में सावित्री को होश आने में 2 दिन लगे। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह सांप की तरह फुंफकार रही थी। माया कहाँ है? वो सुरक्षित है ना? नील ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन सावित्री का चेहरा भय से स्याह पड़ गया। नील, मुझे अभी यहां से निकलना होगा, वे लोग मुझे ढूंढ लेंगे। नील ने पूछा, कौन लोग सावित्री? तुम इतना डरी क्यों हो? सावित्री ने डरते डरते आसपास देखा और फुसफुसाई, मैं एक गवाह सुरक्षा कार्यक्रम में हूं, मेरी मौत का नाटक इसलिए रचा गया था। नील का दिल धक से रह गया। लेकिन क्यों? तुमने ऐसा क्या देख लिया? सावित्री ने सांस खींचकर कहा, मैंने बच्चों की तस्करी का एक खतरनाक रैकेट पकड़ा था। मैं महीनों से सबूत जमा कर रही थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि इसमें गांव के कुछ बड़े लोग शामिल हैं, तो मेरी जान पर बन आई। पुलिस ने मेरी मौत का नाटक रचा ताकि मुझे छुपाया जा सके। नील स्तब्ध था। लेकिन माया को कैसे पता चला? सावित्री ने कांपते हुए कहा, बच्चों की छठी इंद्रिय गजब की होती है, शायद उसने मेरी सांस महसूस कर ली। तभी नील का फोन बजा। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक ठंडी धमकी भरी आवाज आई, डॉक्टर साहब, सावित्री जिंदा है ना? नील ने फोन काट दिया और सावित्री की ओर देखा। हमें अभी निकलना होगा। सावित्री का चेहरा राख की तरह सफेद हो गया। वे लोग जान गए? नील ने बैग उठाते हुए कहा, हां, और अब माया भी निशाने पर है। दोनों ने तुरंत माया को लेने का फैसला किया। रास्ते में नील को लग रहा था कि कोई उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। काली गाड़ी, जिसके शीशे धुंधले थे। गांव पहुंचते ही एक खौफनाक शांति ने उन्हें घेर लिया। गलियां सुनसान थीं, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। नील ने सावित्री से कहा, कुछ गलत है। सावित्री के घर पहुंचने पर माया शांति आंटी के घर में थी, चुपचाप कोने में बैठी। उसकी आंखों में डर की परछाई थी। सावित्री ने उसे गले लगाया। माया ने कांपते हुए कहा, मम्मी, कुछ अजीब लोग आए थे, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनका कुछ चुराया है। सावित्री का दिल धड़क रहा था। नील ने पूछा, कैसे लोग थे? माया ने कहा, बड़ी सी काली गाड़ी में आए थे और एक की बांह पर सांप का टैटू था। गांव में अफवाहों का बाजार गर्म था। चाय वाले गोपाल की दुकान पर बुजुर्ग जमा थे। हरिपाल चाचा बोले, मैंने कहा था सावित्री कुछ छुपाती थी। पान वाले श्याम बोले, वो तो बच्चों को पढ़ाती थी, क्या गलत कर सकती है? लेकिन शांति आंटी चुप थी।
जैसे कोई भयानक राज दबाए बैठी हो। नील को समझ आ रहा था कि सावित्री का काम बच्चों की तस्करी से कहीं ज्यादा गहरा था। सावित्री ने बताया कि वह एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले में भी गवाह थी, जिसमें करोड़ों की जमीन का घोटाला शामिल था। सावित्री, तुमने सब कुछ नहीं बताया, इसमें कौन कौन है? नील ने सख्ती से पूछा। सावित्री ने कांपते हुए कहा, नील, इसमें जिला कलेक्टर, थाना प्रभारी और शायद सरपंच भी। नील को यकीन नहीं हुआ। सरपंच बलदेव सिंह, जिसे गांव मसीहा मानता था, वह इस दलदल में? तभी माया ने कहा, मम्मी, सरपंच अंकल उन अजीब लोगों से गुपचुप बात कर रहे थे। सावित्री और नील ने एक दूसरे को देखा। अब सारा खेल खुल रहा था। सरपंच ने ही बदमाशों को सावित्री के जिंदा होने की खबर दी थी। नील ने अपने पुराने दोस्त इंस्पेक्टर अजय से मदद लेने का फैसला किया, लेकिन मुश्किल यह थी कि अजय उसी थाने में था जहां का थाना प्रभारी इस रैकेट में शामिल था। नील ने फिर भी फोन लगाया। अजय ने कहा, नील, तू ठीक है? तेरे बारे में अजीब बातें हो रही हैं। नील ने सब बताया। अजय ने चेतावनी दी, यह मामला बहुत खतरनाक है। देख रहे थे? नील ने पूछा। पुजारी जी, क्या बात है? कन्हैया ने हकलाते हुए कहा, बस कुछ लोग पूछताछ कर रहे थे। माया अपनी मां के पास थी। उसकी आंखों में डर नहीं, एक जिद थी। मम्मी, अगर वो मुझे नहीं पता कि थाने में कौन भरोसेमंद है। रात के अंधेरे में नील, सावित्री और माया एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में थे। तभी उन्होंने देखा 2 काली गाड़ियां उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थीं। नील ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। टायरों की चीख जंगल में गूंज रही थी। सावित्री ने डर से पूछा, अब क्या होगा? तभी नील का फोन बजा। अजय की आवाज थी, लेकिन वह कांप रही थी। नील, जहां भी हो, भागो। थाना प्रभारी ने तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया है। नील ने गाड़ी एक सुनसान जंगल के किनारे रोकी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गिरफ्तारी का वारंट? अब वह कानून की नजर में भगोड़ा था। सावित्री ने माया को सीने से लगाया। नील, मैं अपनी बेटी को इस खतरे में नहीं डाल सकती। नील ने कहा, सावित्री, अब हमारे पास और रास्ता नहीं है। माया अजीब तरह से शांत थी, जैसे कोई तूफान से पहले की शांति। एक 6 साल की बच्ची के लिए यह असामान्य था। वह अपनी मां को देख रही थी, जैसे सब समझ चुकी हो। नील को लगा कि माया कोई साधारण बच्ची नहीं, उसमें कुछ खास है। उसके मन में तूफान चल रहा था। एक तरफ डॉक्टर का कर्तव्य, दूसरी तरफ दोस्त और उसकी बेटी की जान। सच बोलने का मतलब था सावित्री और माया को खतरे में डालना, और चुप रहने का मतलब था सैकड़ों बच्चों का भविष्य अंधेरे में। सावित्री ने नील का हाथ थामा। तुम्हें याद है, मैंने कहा था, बिना साहस की जिंदगी अधूरी है। नील को सावित्री की बात याद थी। वह हमेशा कहती थी कि गलत के सामने चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन सावित्री, इस बार सिर्फ तुम्हारी जान नहीं, माया का भविष्य भी दांव पर है। तभी माया ने कहा, मम्मी, उन बुरे लोगों ने कितने बच्चों को तकलीफ दी। सावित्री की आंखें नम हो गईं। वह जानती थी कि इस रैकेट में सैकड़ों बच्चे फंसे थे। बहुत सारे बेटा, सावित्री ने कहा। माया ने मासूमियत से पूछा, तो हमें उन्हें बचाना चाहिए ना? नील को माया का सवाल तीर की तरह चुभा। यह कोई बच्ची की बात नहीं, एक चुनौती थी। उसने फैसला किया, सावित्री, हम लड़ेंगे, लेकिन पहले माया को सुरक्षित जगह पहुंचाना होगा। गांव में माहौल गर्म था। सरपंच बलदेव सिंह ने सभा बुलाई। नील और सावित्री ने गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाई है। ये लोग झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन भीड़ में बेचैनी थी। दाई मां सरस्वती बोली, बलदेव जी, सावित्री तो सच्ची थी। सरपंच का चेहरा तमतमा गया। सरस्वती, तुम भी इनके जाल में फंस गई। नील एक डॉक्टर है, वह झूठा सर्टिफिकेट बना सकता है। लेकिन लोग अब शक करने लगे थे। रात को नील ने माया को अपनी बहन राधा के घर छोड़ने का फैसला किया। राधा शहर में रहती थी और भरोसेमंद थी, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि राधा गायब है। पड़ोसियों ने कहा, कल रात से कोई नहीं देखा। नील का खून जम गया। वे लोग उसकी बहन तक पहुंच चुके थे। सावित्री ने घबराकर कहा, नील, अब हम कहां जाएंगे? नील को याद आया कि गांव में एक पुराने शिक्षक रामचंद्र मास्टर हैं, जो हमेशा सच के लिए लड़ते थे। उसने फोन लगाया, लेकिन दूसरी तरफ एक सर्द आवाज आई, डॉक्टर साहब, तुम हमसे नहीं बच सकते।
सुबह के सूरज ने जंगल को रोशन किया, जहां नील, सावित्री और माया एक पुराने शिव मंदिर में छुपे थे। पुजारी जी कन्हैया ने उन्हें पनाह दी थी, लेकिन उनकी आंखों में डर था। वे बार बार मंदिर के दरवाजे की ओर रे लोग हार जाएं तो और बच्चे खुश रहेंगे ना। सावित्री ने उसे गले लगाया। हाँ बेटा, इसलिए हम लड़ रहे हैं। दोपहर तक नील के कुछ भरोसेमंद लोग मंदिर पहुंचे। इंस्पेक्टर अजय, गांव के कुछ ईमानदार लोग और सावित्री की सहेलियां। अजय ने फुसफुसाते हुए कहा, नील, यह सिर्फ तस्करी नहीं, इसमें जमीन का बड़ा घोटाला भी है। बलदेव सिंह ने गांव की जमीनें बेचकर करोड़ों बनाए। शाम होते होते गांव दो खेमों में बंट गया। सरपंच के गुंडे एक तरफ, सच चाहने वाले दूसरी तरफ। नील ने कहा, अजय, तुम्हारे पास कितने लोग हैं? अजय ने कहा, 5, लेकिन पक्के हैं। रात को सरपंच के घर के बाहर हंगामा था। बलदेव सिंह अपने गुंडों के साथ तैयार था। नील, तुमने गांव को बर्बाद कर दिया। तभी सरस्वती आगे आई। बलदेव, सच बताओ, सावित्री ने क्या देखा? भीड़ में सवालों की बौछार शुरू हो गई। बलदेव चीखा, तुम सब इस डॉक्टर के बहकावे में आ गए। अजय ने फोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग चलाई। बलदेव की आवाज थी, सावित्री को खत्म करो, वरना सब खत्म हो जाएगा। भीड़ स्तब्ध थी। बलदेव का चेहरा राख हो गया, लेकिन उसने अपने गुंडों को इशारा किया। गोलियां चलीं। अजय घायल हो गया। माया की ओर गुंडे बढ़े। सावित्री चीखी, माया! तभी एक दहाड़ गूंजी, रुको! रामचंद्र मास्टर आए, उनके साथ सीबीआई अधिकारी। बलदेव का घमंड चूर चूर हो गया, लेकिन एक अधिकारी की नजर नील पर थी, जैसे कोई और राज बाकी हो। उसने अपने साथी से कुछ फुसफुसाया। नील का दिल धक से रह गया। सीबीआई अधिकारी विजय कुमार ने कहा, बलदेव सिंह, आप गिरफ्तार हैं, बच्चों की तस्करी, जमीन घोटाला और हत्या की कोशिश के लिए। बलदेव हकलाया, ये सब झूठ है। लेकिन भीड़ गुस्से में थी। सरस्वती रोते हुए बोली, हमने कैसे इस आदमी पर भरोसा किया? लोग शर्म और गुस्से में एक दूसरे को देख रहे थे। सावित्री के प्रति उनका शक अब पछतावे में बदल रहा था। अजय, जो घायल था, अब ठीक हो रहा था। उसने नील से कहा, तेरी हिम्मत ने सब बदल दिया। नील ने जवाब दिया, यह सब सावित्री की वजह से हुआ। उसने मुझे सिखाया कि सच के लिए लड़ना जरूरी है। माया मुस्कुरा रही थी। मम्मी, अब हम खुशी से रहेंगे ना? सावित्री ने उसे चूमा। हां बेटा, लेकिन उसके मन में एक हल्का सा डर था। विजय कुमार ने नील को एक तरफ बुलाया और कहा, डॉक्टर साहब, इस केस में एक और नाम है, आपके पिता का। नील स्तब्ध रह गया। मेरे पिता? वो तो सालों पहले गायब हो गए थे। विजय ने कहा, वो भी इस रैकेट के खिलाफ थे। उनकी हत्या उसी सिलसिले में हुई थी। नील को लगा जैसे उसकी दुनिया उलट गई। सावित्री ने उसका कंधा थपथपाया। नील, अब हम दोनों एक ही मिशन पर हैं। अगले कुछ महीनों में नंदगांव बदल गया। सीबीआई ने रैकेट के बड़े बड़े सरगनाओं को पकड़ा। सावित्री ने एक एनजीओ शुरू किया जो बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए काम करता था। माया स्कूल में टॉप करती थी और अपनी मां की कहानी सहेलियों को सुनाती थी। मेरी मम्मी ने बुरे लोगों को हराया। नील अब सिर्फ डॉक्टर नहीं, एक समाज सेवी भी था। उसने एक हेल्पलाइन शुरू की जहां बच्चे और उनके परिवार मदद मांग सकते थे। गांव में एक नया स्कूल खुला जहां बच्चों को उनके अधिकार सिखाए जाते थे। सावित्री की अगुवाई में औरतें अब जागरूक थीं और अन्य गांवों में जाकर दूसरों को प्रेरित करती थीं। 1 साल बाद होली के दिन नंदगांव रंगों और खुशियों से सराबोर था। सावित्री, नील और माया मंदिर में बैठे थे। माया ने पूछा, मम्मी, अब कोई बुरा आदमी नहीं आएगा ना? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, अब हमारी आवाज इतनी बुलंद है कि कोई हमें चुप नहीं कर सकता। नील ने कहा, सावित्री, तुमने एक गांव नहीं, सैकड़ों बच्चों का भविष्य बदला। सावित्री ने जवाब दिया, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं, माया की मासूम आवाज की जीत है। नंदगांव अब एक मिसाल था। सावित्री और नील की कहानी हर उस इंसान को प्रेरित करती थी जो गलत के खिलाफ खड़ा होना चाहता था। माया, जो अब 7 साल की थी, अपनी मां की तरह बनना चाहती थी, एक ऐसी औरत जो सच और न्याय की मशाल जलाए रखे।